हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वार्म वेलकम करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के साइंस के सवाल कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 6 अप्रैल के शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के साइंस के सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला सवाल क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इजी सवाल है, आपको बनता होगा आई थिंक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? CaOH द होल ट्वाइस, है ना। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कुछ और नहीं, नॉर्मली क्या है, चूने का पानी है। यदि पुराने घर होंगे किसी के तो याद होगा कि घरों में चूने की पुताई की जाती थी, है ना। चूना हम लेकर के आते हैं मार्केट से, जो कि होता है ड्राई। किस फॉर्म में होता है? वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम H2O ऐड करते हैं, यानी पानी में जैसे ही हम वो ड्राई वाला चूना पत्थर डालते हैं, वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाते हैं कि नहीं बनाते माय डियर स्टूडेंट्स? आइए आपको दिखाती हूं। द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कॉमन नेम जो है इसका, या हम हिंदी में चूने का पानी कहें या कि हम लाइम वाटर कहें। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। CaOH the whole twice is normally known as the lime water, या हिंदी में इसी को हम कहते हैं चूने का पानी। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? चूने का पानी। क्यों कहते हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि नॉर्मली जो चूना होता है उसको हम पानी में भिगो दिए और दोनों क्रिया करके रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? CaOH the whole twice, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं लाइम वाटर या चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, जो आपका क्विक लाइम होता है ना, CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यदि इसमें आप H2O ऐड कर देते हो, दोनों रिएक्शन करके बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ व्हाइट पाउडर, बिल्कुल आपने देखा होगा सफेद कलर का पाउडर होता है, which is slightly soluble in water। हाँ, थोड़ा समय लगता है लेकिन पूरा ही घुल जाता है। Its aqueous solution is known as lime water and the suspension of salt lime is known as the milk of lime, या इसी को हम क्या कहते हैं? दूध या चूना। क्योंकि जब वो पानी में घुलने के बाद ना माय डियर स्टूडेंट एकदम व्हाइट कलर दूध टाइप दिखने लगता है ना। जैसे ही चूने को आपने पानी में घोल दिया, वो एकदम ऐसा लगेगा जैसा दूध घुला हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दूध या चूना भी कहते हैं। तो हमारे सवाल जो था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम क्या ऑप्शन टिक करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ calcium hydroxide is called as the lime water। It means option A is the correct answer, है ना। लाइम वाटर जो होता है मैम, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर को कहते हैं चूने का पानी या कि लाइम वाटर। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, when milk becomes sour is produced, यानी कि जब दूध फट जाता है, नॉर्मली फट गया, खट्टा हो गया, तो कैसा उसमें जो भी कहना चाहिए आपका एसिड है, कौन सा एसिड बन जाता है? पहले ही मैंने बताया है, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कहाँ चीजें आप कर घूमती हैं? दूध हो, दही हो, कुछ भी हो, लैक्टो लैक्टिक, लैक्टो लैक्टिक। दूध की शुद्धता किससे मेजर करते हैं मैम? लैक्टोमीटर से, है ना। दही में कौन सा जीवाणु होता है मैम? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। अब दूध में कह रहा है कौन सा एसिड है फटने के बाद, तो मैम लैक्टिक एसिड। यानी कि मैम दूध हो, दही हो, इन सब चीजों की घटनाएं जो है घूम फिर कर कहाँ आती हैं? लैक्टो एंड लैक्टिक में ही आती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क बिकम्स सॉर इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होता है भाई? लैक्टोज तो होगा नहीं, है ना। क्या प्रोड्यूस होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, खट्टा हो जाता है। तो क्लियर? चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमंग ह्यूमन बाय। जो येलो फीवर होता है माय डियर स्टूडेंट वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो आपको बता दें ऑप्शन है यहाँ फीमेल मॉस्किटो यानी कि मादा मच्छर के काटने से, या मेल मच्छर के काटने से, या वाटर से, या एयर से। तो वाटर एंड एयर से तो ट्रांसमिट ही नहीं होगा, है ना। किससे हो रहा है येलो फीवर? जो ट्रांसमिट होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो के काटने से। किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो जो होती है, मादा मच्छर जो होता है वो यदि काटता है तो क्या होता है? येलो फीवर होता है, जिसको हम वायरल डिसीज कहते हैं। येलो फीवर इज अ disease of typically short durations. That disease is caused by the yellow fever virus and is spread by the bite of an infected female mosquito. याद रखना है कि मैम मेल मॉस्किटो नहीं, फीमेल में फीमेल मॉस्किटो जो होती है, मादा मच्छर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसके काटने से होता है। तो येलो फीवर मैम किसके काटने से होता है? तो हम यहाँ पर आंसर देने वाले हैं फीमेल मॉस्किटो बाइट करने से या काटने से हो जाता है येलो फीवर। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? एनटीपीसी का अगला सवाल पूछा है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट। इजी सवाल है, मैंने दो चीजें बोली थी, दो ही चीजें पूछता है ना। एक तो पहला पूछता है डायनेमो क्या कन्वर्ट करता है, दूसरा मोटर क्या कन्वर्ट करता है। दो ही एनर्जी है, क्या है आपकी? एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी है मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहते हैं मैम हिंदी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। और मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। देखो याद कैसे रखना है मैं वो बताने वाली हूँ, है ना। आप यहाँ पर समझना आपको याद कैसे रखना है। दो चीजें यहाँ पर, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी मैकेनिकल एनर्जी। अब यदि कोई यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है यानी विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे सपोज आपने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है कि पावर का जनरेशन हो रहा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो यांत्रिक ऊर्जा को मैम विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो, या हम कहते हैं मैम जनरेटर, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और यदि उसका आउटपुट ही इलेक्ट्रिसिटी है, इट मींस क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि मैम जो जनरेटर होता है, डायनेमो होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। लेकिन मैम जो मोटर होता है ना, जो मोटर होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है माय डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ध्यान रहेगा मोटर क्या करता है मैम? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर को हमने सप्लाई दी तो वो पानी खींच करके बाहर निकाल दिया, मोटर को हमने सप्लाई दी तो जितने भी चीजें हम कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि हो क्या रहा है, मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर कर क्या रहा है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यदि कहें जनरेटर या डायनेमो क्या कर रहे हैं मैम, तो वो कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो ही चीजों को बस याद रखना कि मैम दो ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एंड मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। यहां पर सवाल है आपका एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे कन्वर्ट करता है माय डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल मोटर जो कन्वर्ट करेगा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल नो, थर्मल इलेक्ट्रिकल नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल मोटर की जगह डायनेमो होता, जनरेटर होता, तो अपना कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? दो ही सवाल इससे बनते हैं, एक जनरेटर क्या करता है, एक दूसरा मोटर क्या करता है। दोनों ही चीजें आपको क्या रखनी पड़ेंगी? याद रखनी पड़ेंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद आते हैं नेक्स्ट माय डियर क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेफ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ। जो नेफ्रोलॉजी स्टडी है वो किसकी स्टडी है? नोज की, किडनी की, लीवर की, हार्ट की। तो माय डियर स्टूडेंट्स पूरा नेफ्रोलॉजी जो है वो हम स्टडी जो करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो हम किसकी करते हैं? नेफ्रोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है। किसके? दो वर्ड से, एक है नेफ्रोस, दूसरा है लॉजी। तो जो नेफ्रोस है माय डियर स्टूडेंट्स वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नेफ्रोलॉजी फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, है ना। पहला है नेफ्रोस, जो नेफ्रोस है वो कहां से आया है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किडनी। एंड दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स लॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ, यानी कि द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज द नेफ्रोलॉजी। एंड मैम ये नेफ्रोलॉजी में नेफ्रस वर्ड जो है कहां से आया? तो ग्रीक भाषा से आया है।
Nephrology is the study of kidney. It is an organ of exertion. It filters the urea present in the blood and throws it out the body through urine. जो भी हमारा ब्लड में से यूरिया है उसको अलग कर देता है माय डियर स्टूडेंट, और यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि नहीं। चलिए, और किडनी यदि खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं मैम, यदि किडनी खराब हो जाती है तो एक डायलिसिस प्रोसेस होता है, हम डायलिसिस प्रोसेस करते हैं। तो क्या ऑप्शन टिक करने वाले हो माय डियर स्टूडेंट्स कि नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। तो मैम नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी दो वर्ड से बना है, नेफ्रस प्लस लॉजी। क्लियर। चलिए, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, व्हेन द कार टेक्स अ बेंड द फोर्स दैट पुशेस अस टू आउटसाइड ऑफ द कर्व, है ना। अब देखो, जो भी लोग ड्राइविंग करते हैं ना उन्होंने पर्सनली फील किया होगा इस चीज को, ठीक है। जिनने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यदि माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। अब आप तो जा रहे थे कैसे मैम, हम तो जा रहे थे सीधे साधे रास्ते से, हम तो बढ़िया, ये हमारी रोड है और हम ऐसे सीधे साधे जा रहे थे। लेकिन मैम अचानक से कुछ ऐसे टर्निंग आई और देन रास्ता फिर हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्लियर। ध्यान देना, तो यहां पर जो माय डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ना, दिस पाथ, दिस इज लाइक अ सर्कुलर पाथ। क्या है यहाँ पर, सर्कुलर पाथ। यानी कि जो यहाँ पर टर्न हो रहा होता है ना लगभग, तो यहाँ पर जब आप टर्न करते हो तो यहाँ पर आपके पास दो फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझना। दो फोर्स काम करते हैं, उसको हमने ऐसे सर्कुलर फोर्स में बताया। जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो दो चीजें काम करती है मैम, क्या क्या। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि ये दोनों बैलेंस है तो ही आप वो मूवमेंट कर पाओगे। यदि सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ तो बाहर फेंका जाओगे, और यदि सेंट्रीपिटल ज्यादा हुआ तो अंदर की तरफ आ जाओगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज है कि मैम जैसे हमारी ये कार है और हम ड्राइव कर रहे हैं, तो जो सेंटर है, जैसे आपने टर्निंग किया ना, तो जो सेंटर है, सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है वो है क्या मैम, सेंट्रीपिटल। क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान देना, सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन मैम इस कार में बाहर की ओर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब होता क्या है, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो इन दोनों की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि आप स्पीड में थे, एकदम हाई स्पीड में थे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्पीड में टर्न किया और गाड़ी स्लिप मार गई, फेंका गया। होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यदि आप बहुत स्पीड में आए तो आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया और आप बाहर की तरफ निपट गए, है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों को ही इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल होंगे तो ना आप अंदर बाहर फेंकोगे और ना ही आप अंदर की तरफ आओगे। यानी कि यदि दोनों बराबर होना ही एक आदर्श सर्कुलर गति के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन यदि बनता है कि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अंदर की तरफ लगने वाला बल कौन सा है, तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल, और उसको बाहर की तरफ लगने वाला बल कौन सा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। हमारा सवाल यहां पर क्या था कि अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा है। क्या था क्वेश्चन, व्हेन कार टेक्स अ बेंड द फोर्स दैट पुशेस टू द आउटसाइड कर्व। आउटसाइड कर्व का मतलब है बाहर की तरफ कौन फेंक रहा है। तो अभी अभी हमने देखा ना मैम, बाहर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि क्वेश्चन होता कि अंदर की तरफ कौन पुश करता है तो आप कह देते मैम ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर्कुलर मोशन यदि हो रहा है ना, तो वहां पर दो फोर्स काम करते हैं, एक है सेंट्रीपिटल, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। मैम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो वस्तु को बाहर की ओर फेंकता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैम अंदर की तरफ। और यदि इन दोनों बैलेंस है तो आप बाकायदा ऐसे टर्न हो गए। यदि दोनों में अनबैलेंसिंग हुई, यदि ये वाला ज्यादा हुआ तो आप बाहर फेंकाओगे, ये वाला ज्यादा हुआ तो आप अंदर की तरफ आ जाओगे। क्लियर हुआ। चलिए, तो सवाल था यहाँ पर कि विच फोर्स दैट पुशेस टू द आउटसाइड ऑफ द कर्व दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। if question होता that pushes inside the curve, then answer होता centripetal force। clear। चलिए, option B is the correct answer।
अगला सवाल कह रहा है विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड पहले होता क्या है। देखो मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि माय डियर स्टूडेंट जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड बोलें या ग्रंथि बोलें, बात एक ही है कि नहीं मैम। जो ग्लैंड होता है या ग्रंथि होता है वो एक्चुअल में कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के कुछ ऐसे ऑर्गन, क्या कुछ ऐसे ऑर्गन मैम जो 3 चीजें उत्सर्जित करें। क्या क्या? पहला है जूस, क्या? दूसरा है एंजाइम, तीसरा है हार्मोन, है ना। यानी मैम हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग जो इनमें से कोई भी 3 चीजें उत्सर्जित करते हैं, बनाते हैं, दे आर नोन एज द ग्लैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, लीवर एक ऑर्गन है, क्लियर, लेकिन वो जूस फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई वो किसी कैटेगरी में आता है, ग्लैंड की कैटेगरी में भी आता है। तो ग्लैंड एक्चुअल में होती क्या है मैम? तो ग्लैंड ऐसी चीजें हैं जो इनमें से कोई भी 3 चीजें उत्सर्जित करे। कौन कौन सी मैम? जूस, एंजाइम एंड हार्मोन। अब जूस या एंजाइम लगभग क्या होती हैं? सेम ही होते हैं कि नहीं। जूस उत्सर्जित करे या एंजाइम उत्सर्जित करे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड। तो भाई एड्रिनल ग्लैंड होती है, सभी को पता है ना। लीवर भी ग्लैंड है कि नहीं। पिट्यूटरी भी ग्लैंड है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन गाल ब्लैडर जो है ये कोई ग्लैंड नहीं है। ये क्या करता है कि लीवर जो बाइल जूस बनाता है उसको स्टोर करके रखता है, दैट्स इट, इतना ही काम है गाल ब्लैडर का, है ना। तो गॉल ब्लैडर जो है वो ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं है। क्या है? ग्लैंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर के जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं वो कहलाते हैं ग्लैंड, एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एड्रिनल, लीवर, पिट्यूटरी ये तीनों ही एक तरह की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, लेकिन गॉल ब्लैडर मैम ग्लैंड नहीं है। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है मैम। अगला सवाल आपके सामने है एनटीपीसी का सवाल। एनेमिक कंडीशन इज ड्यू टू। एनेमिक कंडीशन का नाम कई बार सुना होगा ना, एनीमिया हो गया, एनीमिक हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये सारी चीजें लगभग एक ही होती हैं, है ना। तो एनीमिक कंडीशन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेंट। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, यदि कोई एनीमिक हो जाता है पर्सन, नॉर्मली महिलाएं कई बार एनीमिक हो जाती हैं क्योंकि उनके में ड्यू टू द पीरियड्स क्या होते हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। एनीमिक कंडीशन का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, या कहना चाहिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का कम होना। जो एनीमिक कंडीशन होता है रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, क्या? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ड्यू टू द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पर्सन लोवर्स डाउन। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है, तो आप ना सांस लेने में भी ना ऐसे हाफते रहते हो, है ना। मोस्टली क्या होता है ना कि एनीमिक का मतलब है सीधे से आप समझो कि आरबीसी का कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, है ना। जो आइडियल हीमोग्लोबिन है उससे कम हो जाता है, और एनीमिक का मतलब ही है कि मैम हीमोग्लोबिन कम होना यानी कि आरबीसी का कम होना। तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, यानी ऑप्शन बी जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो सही होने वाला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम क्या टिक करने वाले हैं? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी जो होगा मैम वो होगा ड्यू एनीमिक कंडीशन के लिए जिम्मेदार, है कि नहीं। चलिए तो यही था आज का हमारा डिस्कशन एनटीपीसी के पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।